बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे CS 201 का लेक्चर नंबर 8। इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आते हैं, लिहाजा लेक्चर को पूरा सुनना है और गौर से सुनना है। सबसे पहले हमने देखनी है स्विच स्टेटमेंट। जैसा कि पीछे वाइल लूप पढ़ा था, डू वाइल लूप पढ़ा था, ठीक उसी तरह हम ये वाली स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरी है ब्रेक, तीसरी है कंटिन्यू, और उसके बाद कुछ गाइडलाइंस आप देखोगे, और नेक्स्ट पे आप कुछ रूल्स पढ़ोगे। प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होते हैं, सैम्पल प्रोग्राम दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो जाएंगी और एंड पे आपको टिप्स दी जाएंगी। सबसे पहली है स्विच स्टेटमेंट। इसकी मैंने इंटरनेट से एक डेफिनेशन निकाल के रखी हुई है। अच्छा, अगर अब इस स्विच स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखें तो ये ऐसी स्टेटमेंट होती है जो अलाउ करती है प्रोग्राम को किस काम के लिए, टू टेस्ट अ वेरिएबल फॉर मैनी कंडीशंस, यानी एक से ज़्यादा कंडीशंस होंगी तो उनको टेस्ट करने के लिए स्विच स्टेटमेंट हेल्प करती है। और उसके बाद क्या करती है, एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस फॉर ईच केस, यानी कि हर डिफरेंट कंडीशन के लिए उनके एक्शंस को परफॉर्म करती है। इसके लिए क्या होता है, ये स्टेटमेंट किसी वेरिएबल की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को चेक करती है। सबसे पहले उसकी वैल्यूज़ को चेक करती है, उसके बाद हर वैल्यू के लिए अलग अलग एक्शन या रिजल्ट निकाल के लेती है। उसके बाद अगर यूज़र ने एक दबाया है तो एक काम होगा, अगर दो दबाया है तो दूसरा काम होगा, यानी कि जो चीज़ आप उसको क्लिक करोगे उसके मुताबिक वो उसका रिएक्शन या रिजल्ट देती है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ दफ़ा क्या होता है, समटाइम्स वी हैव मल्टीपल कंडीशंस एंड टेक सम एक्शन अकॉर्डिंग टू ईच कंडीशन। किन दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं और हर कंडीशन का अलग अलग से हमें एक काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं पे रोल है, किसी कंपनी में यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है ना, तो उनकी सैलरी के अंदर से जो डिडक्शन होती है, कुछ लोगों का टैक्स या फंड कुछ ना कुछ कटता होता है ना, तो वो डिफरेंट तरीके से होता है। जिस बंदे की सैलरी ज़्यादा होगी उसका टैक्स उसके लिहाज से काटा जाएगा, जिसकी कम होगी उसका टैक्स उसके लिहाज से काटा जाएगा। ठीक उसी तरह ये स्टूडेंट्स के ग्रेड्स के बारे में भी कहा गया है कि जिनका ग्रेड ए होगा उनके लिए कैसे प्रिंट होगा, वो नीचे एग्जांपल है, मैं आपको वहाँ से बताऊंगी। ठीक उसी तरह ग्रेड्स के मुताबिक भी रिजल्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं नाउ वी हैव टू सी हाउ दिस मल्टी कंडीशन सिचुएशन कैन बी अप्लाइड इन अ प्रोग्राम। यानी कि मल्टी कंडीशन से मुराद है बहुत सारी, यानी कि यहाँ पे देखो एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, पुअर, फेल, ये कंडीशन है, तो ये इसके लिए कैसे काम करेंगे। वी हैव अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये आपका एक MCQs बन गया, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था। ये आपका MCQs है, ठीक है। ये क्या करेगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कौन सा टूल है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो आप कहोगे इफ स्टेटमेंट। अब कह रहे हैं हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं किस काम के लिए, डिसाइड व्हाट डिस्क्रिप्शन फॉर अ ग्रेड शुड बी डिस्प्लेड। यानी कि अब ये नीचे जो एग्जांपल दी गई है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये हमें डिसाइड करने में हेल्प आउट करेगा। तो अब यहाँ से नीचे देखते हैं, इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए, ये साइन आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू का है, ठीक है। सी आउट एक्सीलेंट। अब कह रहे हैं अगर ये पहली वाली कंडीशन होगी तो एक्सीलेंट आएगा, अगर दूसरी कंडीशन होगी तो बी। ठीक उसी तरह अगर सी वाली होगी, ये देखो वेरी गुड आएगा, सी होगा तो गुड, डी होगा तो पुअर, इनके अगर डी ग्रेड आया है तो पुअर, और अगर एफ ग्रेड आया तो आपके सी आउट पे इनके रिजल्ट के तौर पे फेल आ जाएगा। अब यहाँ से हमें बता क्या रहे हैं कि ये जो आपने स्टेटमेंट पढ़नी है ना, स्विच स्टेटमेंट, इसका फ़ायदा क्या है। अभी आपने नॉर्मल वाली पढ़ ली स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट को पढ़ लिया अभी, ठीक है। लेकिन अगर स्विच स्टेटमेंट में आप जाओगे तो आप इफ़ एल्स वाली को यूज़ करोगे। वो क्यों यूज़ करोगे ये बताएंगे अभी। इफ़ स्टेटमेंट इज़ कंप्यूटेशनली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेटमेंट। ये आपका एक MCQs भी बन गया, ठीक है। ये क्या है, MCQs। ये एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टेटमेंट है, क्योंकि अब आगे रीज़न भी बताया हुआ है, आपसे रीज़न भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। रीज़न ये है, ड्यू टू द फैक्ट दैट द प्रोसेसर हैज़ टू गो थ्रू मैनी साइकिल्स टू एग्जीक्यूट एनी इफ स्टेटमेंट। जब ये ज़्यादा साइकिल लेगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा जगह लेगा, मुख्तलिफ टाइम भी लेगा, डिफरेंट जो उसके प्रोसेसेस होते हैं उसमें, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सपेंसिव हो गया। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या होगा, टू अवॉइड दिस एक्सपेंसिवनेस एन अल्टरनेट ऑफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज दैट इज इफ एल्स। यानी कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं इफ स्टेटमेंट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, तो आप कहोगे इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसको और भी क्या कह सकते हैं, इफ ये जो स्टेटमेंट है, वी कैन राइट एन इफ स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ एन इफ स्टेटमेंट। यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर एक अलग से इफ स्टेटमेंट लगा दो, जैसा कि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगी हुई है ना, तो आप इसके अंदर एक और लगा दो, ये बड़ी वाली के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगा दो, तो इसको बोलेंगे नेस्टेड इफ।
ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी बन गया। अब यहाँ पे देखो कैसे किया है इफ ग्रेड इज ए देन एक्सीलेंट, एल्स इफ। अब यहाँ पे देखो ना, इफ एल्स लगा दिया ना, तो इन्होंने पहले सारों में एफ लगा, सॉरी इफ लगा हुआ था ना, तो अभी यहाँ पे सब में क्या लग गया, एल्स इफ। यहाँ पर क्या होगा कि ये एक्सपेंसिव नहीं रहा, ये आपको जगह बचाने में, बहुत सारी चीज़ों को सेव करने में हेल्प आउट करेगा। अभी नेक्स्ट ये आप लोग एक दफ़ा खुद भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि अब मुश्किल नहीं रहा। अब ये डिफरेंट केसेस दिए मैं, देखो स्विच स्टेटमेंट लगाई हुई है, स्विच ग्रेड, उसके बाद ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, केस ए। अगर ये अब डायरेक्टली जगह बचाने के लिए हो गया, ये दूसरा तरीका होता है कोडिंग में लिखने का, तो उन्होंने क्या किया, केस डिफरेंट दे दिए और उसके बाद डायरेक्टली वहाँ पे आगे आपको सी आउट दे दी कि जो भी आप इनपुट करोगे, यानी कि अगर ए लिखा है तो एक्सीलेंट आएगा, बी लिखा है तो वेरी गुड, ठीक उसी तरह अगर एफ तक जाओगे तो, अगर एफ लिखोगे तो फेल आ जाएगा। अब आगे है, वी नो दैट सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव। अब इस लैंग्वेज में क्या होता है, ए इज डिफरेंट फ्रॉम ए, यानी कि कैपिटल ए जो होता है ये छोटे ए से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लिहाजा अगर आपने कोड में ये लिखना है ना, कि आपको तो नहीं पता यूजर ने कैपिटल ए लिखना है या छोटा ए लिखना है, तो आप अगर यहाँ पर असाइन कर दोगे कैपिटल ए और छोटा ए, फिर तो एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ बड़ा ए लिखा हुआ है तो वो एरर आ जाएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे, जैसा कि ऊपर कहा है, ए और स्मॉल ए जो है ये दोनों एक जैसे नहीं होते, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं, एवरी कैरेक्टर हैज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू विच इज़ स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर, यानी कि हर कैरेक्टर की अलग से न्यूमेरिक वैल्यू होती है। अब ये वाली जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है कैरेक्टर की, इसको क्या कहते हैं, इज़ नोन एज एस्की कोड ऑफ द कैरेक्टर। ये आपने एज इट इज़ याद रखना है। एस्की कोड की डेफिनेशन भी आ सकती है और एमसीक्यूज तो आता ही है। उसके बाद कह रहे हैं, द एस्की कोड ऑफ अ स्मॉल लेटर ए बी सी एटसेट्रा आर डिफरेंट फ्रॉम एस्की कोड ऑफ कैपिटल लेटर ए बी सी, यानी कि स्मॉल और कैपिटल लेटर की जो एस्की कोड होते हैं वो भी अलग होते हैं। के बाद यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि एज अ होल नंबर इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कि एस्की कोड जो होते हैं ये होल नंबर के तौर पर कंप्यूटर के अंदर सेफ होते हैं, तो आपने इसको भी जहन में रखना है। यहाँ ऊपर मैं आपको एक चीज़ ये बताना भूल गई थी कि ये देखें, ये स्विच स्टेटमेंट का आप कह सकते हो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंटैक्स है कि किस तरह से स्विच स्टेटमेंट आपने लिखनी है। तो आप इसको एज इट इज़ याद रख लो, और हो सकता है इसके अंदर कोई एज इट इज़ प्रैक्टिकल फॉर्म में कोई फार्मूला देकर पूछा जाए, या एज इट इज़ ये जैसे यहाँ पे लिखी हुई है स्टेटमेंट्स के तौर पर वैसे ही पूछ ली जाए। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं, अब ये यहाँ पर जो बताया हुआ है ना, मेक टू सेपरेट केसेस सो वी राइट, मतलब जैसा कि ऊपर बताया ना केस सेंसिटिव कैसे होता है, तो उसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। अभी हम चलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर हम प्रोग्राम में चाहते हैं कि ये जो ऊपर इस तरह के कुछ एरर आ जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से, केस सेंसिटिव की वजह से, या कोई और इशू आ जाए जहाँ पे हम अपनी चीज़ को रोकना चाहें, उस चलते हुए सिस्टम को रोकना चाहें, तो क्या होता है, उस काम के लिए ब्रेक स्टेटमेंट जो है यूज़ होती है। अब कहते हैं, अ ब्रेक स्टेटमेंट इज इंटरप्ट्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल का जो फ्लो चल रहा होता है उसको इंटरप्ट करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, ब्रेक स्टेटमेंट को। अब आगे हमें बता रहे हैं कि ये जो स्विच स्टेटमेंट होती है ये क्या करती है, दैट व्हेन अ ट्रू केस इज फाउंड, तो हम स्विच स्टेटमेंट को देखते हैं, यानी कि जो आपने केस बताया अगर वो ट्रू है तो स्विच स्टेटमेंट काम करेगी। द फ्लो ऑफ द कंट्रोल गोज थ्रू एवरी स्टेटमेंट डाउनवर्ड। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर आपका केस या स्टेटमेंट ट्रू साबित हो चुकी है, तो जो रिमेनिंग यानी कि बाकी का जितना भी डाटा है, समझ लो ऊपर वाली लाइन, यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है वो स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो नीचे जितनी भी लाइंस या जो भी कोड लिखा है वो सारे का सारा स्किप हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, वी राइट द ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर द स्टेटमेंट्स ऑफ अ केस। Thus, when a true case is found and its statements are execute, इनके statements execute होने के बाद, then the break statement interrupts the flow of control and the control jumps out of the switch statement. कंट्रोल जो होता है स्विच स्टेटमेंट की तरफ से जंप आउट कर जाता है जब आपका केस जो है ट्रू हो गया, और उसके बाद काम पूरा तो हो गया ना, लेकिन वो चलता रहेगा अगर आप उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाओगे। यहाँ पे एक और चीज़ ये देख लें, यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है, अगर आपके पास टाइम है तो इसको लाजमी एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे अगर कोई प्रोग्राम दिया गया तो मैं इसको आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं,
आफ्टरवर्ड द ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड द लूप टर्मिनेट्स, यानी कि जब ब्रेक स्टेटमेंट चलती है और लूप टर्मिनेट हो जाती है तो क्या होता है, हम उसको कैसे लिखेंगे, इफ c इज इक्वल टू z। अब यहाँ पे कह रहे हैं c इज इनपुट फ्रॉम यूजर, यानी कि c इज इनपुट फ्रॉम यूजर का मतलब है जो भी बाहर से बंदा होगा वो उसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा डालेगा। सी आउट ग्रेड योर गैस इज करेक्ट एंड ब्रेक, यानी कि आपका जो आंसर है समझ लो उस बंदे ने z लिख दिया। आपने क्या कहा था, यहाँ पे सी इन करेगा ना, यानी कि बंदा डालेगा जो भी होगा, तो उसने यहाँ पर z लिख दिया, तो उसके अंदर बाद में आएगा कि ग्रेट योर गेस इज करेक्ट, और उसके बाद ये ब्रेक वाली स्टेटमेंट लगेगी ताकि प्रोग्राम रुक जाए। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू जंप आउट ऑफ अ लूप वेरी क्विकली। ये आपका एमसीक्यूज भी बन गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा हाईलाइट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे साथ में एमसीक्यूज लिख रही हूँ, आप इसको लाजमी याद रख लेना। ठीक है, आप कह रहे हैं द फ्लो चार्ट ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट इज सिमिलर टू इफ स्टेटमेंट। जैसा कि इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट होता है वैसा ही स्विच स्टेटमेंट का होता है। अब ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले स्विच वेरिएबल लगाया, उसके बाद केस आया, प्रोसेसिंग हुई और ब्रेक हो गया, यानी कि अगर ये ट्रू है तो उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लग गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा केस चलेगा, प्रोसेस होगा, वो भी पूरा हो जाने के बाद ब्रेक लगेगी, उसके बाद आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा या अगली लूप में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें द फ्लो चार्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्रेड यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, यानी कि ऊपर जो एग्जांपल पढ़ी थी आपने वैसे स्टार्ट हुआ, स्विच स्टेटमेंट लगी, ग्रेड शो हुए हैं। सबसे पहले ए ग्रेड था तो वो आएगा डिस्प्ले एक्सीलेंट, अगर ए लिखा ना स्टूडेंट ने तो उसके साथ एक्सीलेंट लिखाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक होने के बाद डायरेक्ट इधर आ जाएगा। लेकिन अगर पहला केस नहीं है, ए नहीं लिखा, बी लिखा उसने, तो बी के बाद वेरी गुड आ जाएगा। ठीक उसी तरह ये चलता जाएगा, जो भी केस होगा उसके बाद चलने के बाद वो ब्रेक करेगा। एंड पे देखो क्या लिखेगा, अगर बच्चे ने लिखा कि एफ लिखा, डिस्प्ले एफ आएगा। अगर उसने एफ लिखा है तो डिस्प्ले फेल एंड ब्रेक, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा, डिफॉल्ट में क्या होगा, डिस्प्ले प्लीज एंटर ग्रेड ए टू डी और एफ, इनके बच्चे ने खुद से कुछ नहीं लिखा लेकिन डिफॉल्ट में उसके स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, ब्रेक के बाद स्टॉप लगा देगा। ओके, उसके बाद ये जो दिया गया ना, इसी का प्रोग्राम नीचे लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं दिस प्रोग्राम गेट्स अ ग्रेड फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंगली, इनके ये स्टूडेंट्स से क्या लेगा, सारे के सारे ग्रेड्स की डिटेल लेगा। सेम उसी तरह ये देखो, ये दो चीज़ें आएंगी। उसके बाद यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू होगा, कैरेक्टर ग्रेड सी आउट प्लीज एंटर द स्टूडेंट्स ग्रेड, यानी कि ये जो डिफॉल्ट में एंड पे लिखा हुआ आया था ना, वो डिफॉल्ट में लिखा हुआ आएगा सी एन ग्रेड, यानी कि इस सी एन पे इंसान ने या जो भी बच्चा होगा उसने यहाँ पर ए बी सी डी लिखना है। उसके बाद स्विच क्या हो जाएगा, स्विच कर जाएगा ग्रेड के पास, केस ए लिखा हुआ है। उसके बाद अगर अब देखो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें शो की गई हैं, बड़ा ए और छोटा ए, क्यों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकता है स्मॉल ए लिखें और कुछ हो सकता है कैपिटल ए लिखें। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको पहले से ही असाइन करके बता देना है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ कैपिटल ए लिखा हुआ और स्टूडेंट ने छोटा ए लिख दिया तो उसके अंदर एरर आ जाएगा। ये सारे का सारा प्रोग्राम ठीक उसी तरह चलेगा, जैसा कि ए लिखा हुआ है ना, उसी तरह बी सी डी ई एफ तक लिखा जाएगा, और एंड पे ये देखो प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा। अ सैम्पल आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज शोन बिलो, प्लीज एंटर द स्टूडेंट ग्रेड, उसने बी लिखा तो आपके पास आंसर आ गया वेरी गुड। अब उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, जैसा कि इसके वर्ड से पता चल रहा है कि कंटिन्यू यानी कि चलने वाली। देयर इज अनदर स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लूप्स, यानी कि जितनी भी हम स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं ये लूप से रिलेटेड है। दिस इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट, समटाइम्स वी हैव अ लॉट ऑफ कोड इन द बॉडी ऑफ लूप, यानी कि लूप के अंदर बहुत ज्यादा हमारे पास कोड होता है, तो क्या करते हैं, द अर्ली पार्ट ऑफ दिस कोड इज कॉमन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम, यानी कि लूप के अंदर कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो कि बार बार चल रही होती हैं, तो जो रहने वाला होता है, रिमेनिंग पोर्शन होता है, इज टू बी एग्जीक्यूटेड इन सर्टन केसेस, ये इनके जहां पर वो केस की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है सिर्फ वहीं पर बाकी वाला पार्ट जो है चलेगा। मे नॉट एग्जीक्यूट इन अदर केसेस, हो सकता है चले, हो सकता है उसकी जरूरत ही ना पड़े। समझ लो यहाँ पर जो ऊपर लिखे हुए हैं एफ लिखा हुआ है, तो किसी स्टूडेंट का एफ हो ही ना, तो क्या होगा, वो कैसे चलेगा। बट द लूप शुड बी कंटिन्यू, फॉर दिस पर्पज वी यूज द कंटिन्यू स्टेटमेंट लाइक ब्रेक स्टेटमेंट, एंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज रिटन इन अ सिंगल लाइन। कंटिन्यू स्टेटमेंट ये आपका एमसीक्यूज भी बन गया कि कितनी लाइन में लिखी जाती है, इन अ सिंगल लाइन। उसके बाद कह रहे हैं द कंटिन्यू फोर्सेस
द इमीडिएट नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, इनकी ये फोर्स करती है जो नेक्स्ट इटरेशन है वो हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी का ये जो पार्ट रहता है ये काफ़ी लेंथी थोड़ा लेक्चर था, तो इसके लिए मैं सेकंड पार्ट बना दूंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता देना, लेकिन मैं खुद ही कोशिश करूंगी कि मैं इसका सेकंड पार्ट और ये सारी चीज़ें बना दूं ताकि आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आ जाए। पार्ट इसलिए बनाऊंगी ताकि जो एक तो वीडियो लेंथी ना हो और दूसरा जो आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।